तो बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा चैप्टर जिसका नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हम उसके कुछ पार्ट्स पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, और हमने उसके दो पार्ट को बकल कैविटी के अंदर, जो सबसे पहला पार्ट आता है माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ और बकल कैविटी के अंदर हम किस किस चीज को पढ़ चुके थे? लिप्स के बारे में पढ़ चुके थे, हमने टंग को पढ़ लिया था, हमने पैलेट को पढ़ लिया था, ठीक है। हम पढ़ रहे थे टीथ्स के बारे में, ठीक है ना। हम टीथ्स का लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा जिन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आज बच्चों हम कहां से शुरू करेंगे? वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए छोटी क्लासेस के अंदर बच्चों आपने टीथ के बारे में जो पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप नीट की कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ चीजें अलग से सीखनी है, ठीक है। तो हम टॉपिक पे आए थे किसके? टाइप्स ऑफ टीथ। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टीथ की टाइप्स चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि जो टीथ की टाइप्स हैं वो बहुत अलग अलग तरह की हैं, डिपेंड करता है कि हमने बेस क्या कंसीडर किया है, ठीक है। हम दो तरह का बेस पढ़ चुके थे, कौन कौन सा? पहला था टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बिहाफ पर टीथ कितनी तरह के हैं? फंक्शन के बिहाफ पर हमारे टीथ थे, नंबर 1 होमोडोंट एंड नंबर 2 हेट्रोडोंट, ठीक है। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते थे होमोडोंट एंड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते थे हेट्रोडोंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद जो बोन, के टीथ जो है हमारी जो बोन, जबड़े की हड्डी के साथ किस तरह से जुड़े होते हैं। उसके बिहाफ पे या उस बेसिस पर हमारे जो टीथ थे वो कितनी तरह के थे? 3 तरह के। कौन कौन से थे बच्चों बताओ? एक था हमारा थिकोडोंट, एक था हमारा एक्रोडोंट और एक था हमारा प्लूरोडोंट। थिकोडोंट जैसे कि हमारे टीथ होते हैं, अगर ये जो बोन है तो यहां पर सॉकेट है, एल्वियोली है, और ये टीथ जो है उसकी रूट्स जो हैं सॉकेट ऑफ जो बोन और एल्वियोली ऑफ जो बोन के अंदर अटैच होती है, ठीक है ना, दैट इज अ थिकोडोंट। और एक्रोडोंट में क्या होता है बच्चों? एक्रोडोंट में सुपरफिशियली रखे होते हैं, जैसे कि अगर ये जो बोन है तो टीथ इसी तरह रखे हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और जो हमारा था प्लूरोडोंट, उसमें लेटरल वॉल के साथ अटैच थे इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है ना, क्लियर हो गया, जैसे कि स्नेक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप हमने पढ़ी थी, दो बेसिस पर हमने टीथ के स्ट्रक्चर को देखा था विद एग्जांपल लास्ट लेक्चर। तो आज हमारी तीसरी टाइप है जिसे हम कंसीडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स ऑफ टीथ अपीयर इन लाइफ टाइम, यानी कि थर्ड टाइप आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स ऑफ टीथ। कितने सेट्स हमारी टीथ के लाइफ टाइम के दौरान एक बॉडी में आते हैं, या एक लाइफ साइकिल में कितनी बार ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स ऑफ टीथ इन लाइफ, कितनी बार वो टीथ हमारी बॉडी में आएंगे, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए हमारे जो टीथ हैं बच्चों वो कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। कितनी तरह के? 3 तरह के, ठीक है। पहला जो केवल एक ही बार, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। क्या बोलते हैं? मोनो, PHYODONT, मोनोफायोडोंट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि जिसकी बॉडी में एक ही बार टीथ आए, दैट इज द मोनोफायोडोंट। दूसरा है बच्चों हमारा सेकंड टाइप जो है हमारी, दैट इज अ डाइफायोडोंट, यानी कि डाई माने दो, देखिए मोनो माने एक, डाई माने PHYDONT, डाइफायोडोंट। और तीसरा है हमारा थर्ड, दैट इज द पोलीफायोडोंट। डाई माने दो, मोनो माने एक, और पोली माने ज्यादा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बार बार टीथ बनते रहते हैं, ठीक है ना, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, बहुत बार आएंगे, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, पोलीफायोडोंट, ठीक है, क्लियर हो गया। किसके बेसिस पे? सेट्स ऑफ टीथ। देखो कितनी बार एक लाइफ साइकिल के दौरान हमारे क्या आए? टीथ्स आए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप यहां क्या लिखोगे? ओनली वन टाइम,
ठीक है, एक ही बार टीथ अपीयर होंगे, अगर वो टूट जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। और यहां डाइफाइडोंट में क्या होगा, 2 टाइम्स, यहां पर क्या होगा 2 टाइम्स। अभी बच्चों हम कंपेयर भी करेंगे, 2 टाइम, जब 2 बार टीथ आएंगे तो उनके नाम क्या होंगे, एक का नाम है मिल्क टीथ, जिन्हें हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, मिल्क, और एक है हमारे परमानेंट, ठीक है बच्चों। तो मिल्क टीथ का दूसरा नाम क्या है, मिल्क टीथ का नाम है दूसरा टेम्परेरी टीथ, तीसरा नाम है बच्चों डेसिडुअस टीथ, तीसरा क्या है डेसिडुअस, DECI DOUS, डेसिडुअस टीथ, ठीक है ना। और जो हमारे परमानेंट टीथ हैं वो क्या होते हैं, नॉन डेसिडुअस। क्लियर हो गया बच्चों, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, डेसिडुअस टीथ, और ये कौन हुए हमारे परमानेंट टीथ और नॉन डेसिडुअस टीथ। यहां पर आपने समझना है कि ये नंबर में कितने होते हैं। देखिए आपको पता है कि सर मिल्क टीथ जो होते हैं बच्चों के अंदर होते हैं, ठीक है ना, नंबर में कितने होते हैं, ये हमेशा नंबर में 20 होते हैं, 20 इन नंबर, ठीक है बच्चों। और ये कितने होते हैं 32, कितने होते हैं बच्चों, नॉन डेसिडुअस जरूर लिख लेना इनको, ठीक है ना, ये होते हैं 32 इन नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया, 32 इन नंबर। कितने टाइप के हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम केवल टाइप ऑफ टीथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और बात आती है पोलीफाइडोंट की। पोलीफाइडोंट वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेट हमारे टीथ के आते हैं, दैट इज द मेनी सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है, मेनी सेट्स ऑफ टीथ, ये हमें बहुत बार एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत अलग अलग बार ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें है कौन कौन से, अब हमें एग्जाम्पल डालने हैं, एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से आएगा। अगर हम बात करें मोनोफाइडोंट की, तो जो डॉल्फिन है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और वो व्हेल मछली जिसके दांत होते हैं तो वो एक ही बार आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल क्या है, टूथड व्हेल, ठीक है। सेकंड इज डॉल्फिन, ठीक है, एंड थर्ड इज आर्मडिलर, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये मैमल्स के एग्जाम्पल हैं, ARMADILORS, आर्मडिलर्स, ये ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हुए किसके, मोनोफाइडोंट के। और डाइफाइडोंट का तो एग्जाम्पल आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ह्यूमन बींग्स है, और मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर ये करेक्टर, या मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो डाइफाइडोंट हमारा बहुत अच्छा करेक्टर है, ठीक है। और अगर बात करें पोलीफाइडोंट की, तो पोलीफाइडोंट का एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ, फिशेज, क्रोकोडाइल, या एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स लिख सकते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल रेप्टाइल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एटसेट्रा। बच्चों जो एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट, एलिफेंट भी हम पोलीफाइडोंट में कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि जो उसकी पल्प कैविटी है ना, हम बोलते हैं द पल्प कैविटी, आगे कराऊंगा मैं, पल्प कैविटी ऑफ एलिफेंट रिमेन ओपन, क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ करवाती रहती है, जैसे ही दांत टूटेंगे वो नए आ जाएंगे। अक्सर बोला जाता है कि एलिफेंट की लाइफ के अंदर 6 बार दांत आते हैं। देखो बच्चों, हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो फिक्स है, तो जितनी बार वो बनते हैं उतने में उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो लाइफ साइकिल है 10 साल, और 2 साल में एक टीथ बनता है, तो 5 बार आएंगे ना, ठीक उसी तरह, यानी कि एलिफेंट जो है पोलीफाइडोंट का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि उसके जो टीथ्स हैं वो दोबारा बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी थर्ड टाइप टीथ की, के बॉडी के अंदर कितनी बार टीथ आते हैं। फर्स्ट इज मोनोफाइडोंट, सेकंड इज डाइफाइडोंट, एंड थर्ड इज पोलीफाइडोंट। क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ टीथ। फोर्थ, अब बेस क्या रहेगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ये
इंटरेस्टिंग भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि फंक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। फोर्थ टाइप हम पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो मोलर्स होती हैं, फोर्थ वन, मोलर बोलते हैं बच्चों जाड़ को, ठीक है ना। एक वर्ड यूज होता है उसके लिए, कस्प, CUSP, कस्प। क्या होता है कस्प? जो हमारी ये जाड़ होती है, इनके ऊपर का जो सरफेस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है चौड़ा सा, उसको हम कस्प बोलते हैं। कि जो कस्प है ये कैसा बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारी ऊपर और नीचे की जाड़ आकर के टिकती है ऐसे, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कस्प। ये कस्प की शेप कैसी है, इसके बिहाफ पर भी टीथ्स की टाइप होती है, ठीक है, क्लियर। तो हमारी फोर्थ टाइप है, टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प ऑफ मोलर्स। मोलर माने जाड़, ठीक है। मोलर्स का कस्प कैसा है, इसके बिहाफ पर भी हमारे टीथ्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, लिखिए टाइप्स मेरे साथ फटाफट। पहला है दैट इज द सकोडोंट, नंबर 1 सकोडोंट, SECODONT, सकोडोंट, ठीक है। सेकेंड टाइप है बच्चों हमारी बनोडोंट, BUNO, बनोडोंट। थर्ड टाइप है हमारी लोफोडोंट, सेकेंड टाइप बनोडोंट, BUNODONT, बनोडोंट। थर्ड टाइप है लोफोडोंट, LOPHODONT, लोफोडोंट। और फोर्थ और लास्ट टाइप है हमारी बच्चों सेलेनोडोंट, SELENODONT, सेलेनोडोंट, ठीक है। अब मैं आपको पहले इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताऊंगा, जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है, कस्प की शेप कैसी है, ठीक है। देखो बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो फूड हैबिट है, ईटिंग हैबिट है, वो अलग अलग है ना। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं हार्बीवोर हूं, या बेसिकली हार्बीवोर नहीं कह सकता, मैं आपको वेजिटेरियन कहना चाहूंगा मैं अपने आप को, ठीक है ना। तो और अगर बात करूं मैं शेर की, लायन की, तो वो मीट ईटर है, ठीक है ना। उसको क्या करना होता है, उसको मांस को, मसल को चबाना होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो उसके कस्प में और मेरे कस्प में डिफरेंस मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैं सॉफ्ट फूड खाता हूं, ठीक है ना। मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर की, जो किसी चीज को काट सके, ठीक है ना। मुझे तो केवल ग्राइंडिंग करनी है, वो इजीली मेरे सॉफ्ट फूड में ये मोलर्स जो है सफिशिएंट है, ठीक है ना, कर सकती हैं। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इनकी शेप अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए, मान लीजिए कि ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की मोलर है, यानी कि जाड़ है ये, तो ये सरफेस यहां पे बनेगा, ये ऊपर का सरफेस है ना, देखो इसका सरफेस कैसा है, ये देखना बच्चों, ध्यान से देखना चेंज क्या आएगा। ये देखो, ये शार्प एजिस, शार्प मार्जिन बन गए हैं, बहुत शार्प मार्जिन यहां पर बन गए हैं। और आपको लगता है कि इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म किसी चीज को नोच करके, काट करके, फोर्सफुली काट काट करके खाता होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये किसको, देखो ऊपर की तरफ कांटे से निकले हुए हैं ताकि वो काट सके, बहुत अच्छे से काट सकें, किसको, फूड को, ठीक है ना। तो यानी कि मैं इसको बोलना चाहूंगा, यहां पर लिखो मेरे साथ यहां पर बना करके। और बच्चों मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा, अगर आप एक आधी लाइन ना लिख पाए और पीछे रह जाएं तो कोई बात नहीं, आप समझो, केवल जो रिकॉर्डेड लेक्चर में डालूंगा आप वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको शार्प मार्जिन दिख रहे हैं, तो इसके लिए लिखो आप कस्प विद पॉइंटेड शार्प मार्जिन, लिखो कस्प विद, इसमें क्या होता है, कस्प विद पॉइंटेड शार्प मार्जिन्स, ठीक है बच्चों। तो यानी कि सकोडोंट टीथ वो टाइप होती है जिसके मोलर पर जो मार्जिन है बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं, ठीक है।
और ये किसको देख चाहिए, ये चाहिए बेसिकली प्रीडेटर मैमल्स को, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ठीक है ना। तो ये किसको चाहिए, किसमें होते हैं बच्चों, ये लिखो आप मेरे साथ, प्रीडेटर मैमल्स, PREDATOR, प्रीडेटर मैमल्स, ठीक है। प्रीडेटर मैमल्स कौन कौन, टाइगर, टाइगर लायंस, आप इसका एग्जांपल लिखो, ठीक है बच्चों। तो उनके अंदर होते हैं। अब बेसिकली आपको ये भी पता चला कि ये कौन होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, जो मांस को खाते हैं, उनके अंदर ये होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। सेकंड टाइप है बच्चों बनोडोंट। बनोडोंट में कस्प जो है बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल कस्प होता है। कैसे, देखो ये वही सेम, वही है बच्चों सेम, ठीक है। यहां पर इनका जो कस्प है वो राउंडेड कस्प होता है, इस तरह से सिंपल, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड खाते हैं, इन्हें बच्चों जरूरत ही नहीं है किसी एडवांस स्ट्रक्चर की, जैसा कि हमारे अंदर होता है। समझ आया कि नहीं आया। तो मैं यहां पर लिखूंगा राउंडेड कस्प, इसका कैरेक्टर क्या है, राउंडेड कस्प, है ना, सिंपल। राउंडेड कस्प उनके होते हैं। और एग्जांपल क्या बनेगा, ह्यूमंस, एप्स, ठीक है। इनके अंदर क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, मैं देखिए मुझे सब्जी खानी है, मुझे रोटी खानी है, तो मुझे जरूरत क्या है नोचने की, है ना, क्योंकि हम तो पका करके खाते हैं, वो पहले ही सॉफ्ट हो गई है कि नहीं। फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए, और जो थर्ड टाइप है हमारी, दैट इज द लोफोडोंट। अब लोफोडोंट में क्या होता है, देखिए ऐसा ही कस्प होता है, लोफोडोंट में ऐसा ही कस्प होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर ट्रांसवर्स रिजिज होती हैं, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कुतर कुतर, यानी कि आप घास को चबा करके, किस तरह से मैं बताता हूं अभी, ये देखिए, ये लो, सेम यही हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर एडिशनल ये ट्रांसवर्स रिजिज होती हैं, ये स्ट्रेट ट्रांसवर्स रिजिज होती हैं, यानी कि मैं लिखूंगा कस्प विद ट्रांसवर्स रिजिज, कस्प विद ट्रांसवर्स रिजिज, ठीक है, कस्प विद ट्रांसवर्स रिजिज, ठीक है। ये किस में होता है, एलिफेंट में होता है, रैबिट में होता है, लिखिए मेरे साथ, एलिफेंट और रैबिट, लिख दो बच्चों मेरे साथ रैबिट। फिर हम बात करेंगे किसकी, लास्ट सेलेनोडोंट की, ठीक है। क्लियर, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, रैबिट के अंदर। अब बारी आई बच्चों हमारी सेलेनोडोंट, लास्ट टाइप की। लास्ट टाइप में क्या होता है कि सेमी सर्कुलर हाफ मून की तरह रिंग्स होती हैं। क्यों, क्योंकि घास को चबा करके खाना है कुछ ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। बेसिकली आपको कोई मतलब नहीं है कि किसको खाना है, क्या खाना है, मैं तो आपको केवल ये बता रहा हूं कि इनके कस्प की शेप कैसी होती है, इसकी पॉइंटेड, इसका राउंड, इसका विद ट्रांसवर्स रिजिज होता है, और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर रिंग्स होंगी। देखो मैं भी बनाता हूं, ये है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। ये तो बस केवल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि सर ये क्यों है इतनी तरह के टीथ, या मोलर क्यों है इतनी तरह के। ये लो बच्चों, इस तरह से सेमी सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये लो। क्लियर हो गया। कस्प के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेमी सर्कुलर रिंग्स, आधा सर्कल ऑन कस्प, ठीक है। क्लियर हो गया। आप इसे हाफ मून भी बोल सकते हैं, हाफ मून शेप भी बोल सकते हैं। और ये किस में मिलती है, बेसिकली ये कैटल्स में मिलती है, काओ, बफेलो वगैरह के अंदर,
ये मिलती है देखने को, क्यों? ताकि वो क्या कर सके, घास को अच्छे से चबा सके, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो एग्जांपल लिखिए बच्चों, इन कैटल्स, काउ एंड बफेलो। मैं कैटल्स लिख रहा हूं, दोनों आ जाएंगी, इन कैटल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी 4 टाइप टीथ की। यहां हमारा टाइप्स ऑफ टीथ पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक वर्ड मैं आपको बताना भूल गया था टंग के टाइम पे। आप पेज के ऊपर लिख लीजिए, जो टंग होती है वो मैंने कहा था हाईली मस्कुलर ऑर्गन है, लेकिन मैं ये बताना भूल गया था कि टंग जो है कौन सी मसल की बनी होती है। इसीलिए आप नोट कर लो ऊपर पेज के ऊपर कि टंग जो है वो हमारी वोलेंट्री मसल्स की बनी होती है। और वोलेंट्री मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल होती है, स्ट्राइएटेड मसल्स होती है। ठीक है ना? लिख लो, टंग इज मेड अप ऑफ वोलेंट्री मसल, जो हमारी इच्छा से चलती हैं। वोलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल और स्ट्राइएटेड मसल एक ही बात है। ठीक है, ये नोट कर लो। चलिए, अब एक चीज और बच्चों मैं आपको बताता हूं। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे हार्ड पार्ट है वो कौन है? एनिमल। ठीक है ना? लेकिन वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो तो सब्सटेंस है। सेकंड नंबर पे जो हमारा हार्ड पार्ट है वो है बच्चों डेंटाइन। और थर्ड नंबर पे जो हार्ड पार्ट है वो है बच्चों हमारा, वो है हमारा बोन। तो फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट कौन है? एनिमल। सेकंड पार्ट कौन है? डेंटाइन। और थर्ड कौन है? बोन। ठीक है, ये मैं आगे बोन में भी कराऊंगा आपको। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है, जो मेजर पॉइंट हमारा एक रह गया था, वो क्या रह गया था? डेंटल फॉर्मूला से पहले मैं करूंगा, मेंशन करूंगा उसे। क्या है वो? कि कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट जो होती है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एनिमल को, बोन को और डेंटाइन को जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है वो कौन है? वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उसका नाम क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक तो है कैल्शियम फॉस्फेट, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट। और दूसरा है बच्चों हमारा, सेकंड लिखिए मेरे साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? लेकिन बेसिकली हम कैल्शियम फॉस्फेट को क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये किस फॉर्म में होता है? इसके लिए भी एक वर्ड लिख लो बच्चों, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किस फॉर्म में? हाइड्रोक्सी। अगर हो सकता है क्वेश्चन में कैल्शियम फॉस्फेट आ जाए, हो सकता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट आ जाए, तो आंसर रहेगा दोनों ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना? हाइड्रोक्सी एपेटाइट, APATITE। कई जगह हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल भी लिखा आ सकता है, HYDROXY, हाइड्रोक्सी APATITE, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल बनाती हैं, ठीक है, जो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एनिमल को यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट को और ज्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करवाता है? ये लिखिए मेरे साथ, द एलिमेंट दैट हार्डन्स द टूथ एनिमल, वो एलिमेंट जो टूथ एनिमल को और ज्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, दैट इज फ्लोरीन। कौन है वो? FLUORINE। ठीक है बच्चों, यानी कि जो एनिमल को और हार्ड बनाता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, मेक एनिमल मोर हार्ड। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना है इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? और बाकी के जो मेजर पॉइंट थे वो मैं आपको लिखवा चुका था कि टूथ फॉर्मिंग सेल को क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। टूथ ईटिंग सेल को ओडोंटोक्लास्ट। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में आपके पास, आपको मैंने कराए हुए हैं, ये वहां से भी आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए,
तो उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है डेंटल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब डेंटल फॉर्मूला बच्चों बनता कैसे है, देखो लिखिए, द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the numerical representation of type and number of teeth, the numerical representation of type and number of teeth according to their arrangement in jawbone, according to their arrangement in jawbone। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ये हमारी जॉबोन है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टीथ हैं और उनमें से कितने नंबर किस टाइप के टीथ हैं, अगर इनको हम सीक्वेंस से रिप्रेजेंट कर दें तो वो डेंटल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों आपको? सिंपल सा पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट इन जॉबोन इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला। समझ आया? क्लियर? अब देखो बात आ गई जॉबोन की। बच्चों जॉबोन दो हैं, एक अपर एक लोअर, सही है ना। अपर जो, लोअर जो, मैक्सिला और मैंडिबल इनके नाम है, ठीक है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट ये आ गया कि जैसे कि मेरे यहां पर 16 टीथ ऊपर हैं और 16 नीचे हैं, 32 हो गए। ऊपर और नीचे के टीथ बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। और ऊपर और नीचे के सिमिलर होने के साथ साथ ये जो हाफ जो है, देखो ये दो जो बन गए, अब मैं कह देता हूं इनको हाफ हाफ, जिसको रेमस बोलते हैं, रेमस, हाफ रेमस, RAMUS, ठीक है ना। देखो ये जो नीचे का जो है मैं इसको हाफ कर सकता हूं, यहां से बीच से, यहां से यहां तक जो टीथ है ना, बिल्कुल सेम टीथ यहां से यहां तक है, और वही सेम यहां है, वही सेम यहां है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इनसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको? सबसे पहले होते हैं आई, इंसीजर, फिर होते हैं कैनिन, फिर होते हैं प्रीमोलर और फिर मोलर। इनका सीक्वेंस सेम है, यही रहेगा, चेंज नहीं होगा कभी भी। यानी कि ICPM, ICPM और P, सॉरी M, इसीलिए हम बोल देते हैं ICPM, P को प्रीमोलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लो ICPM, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। अब ये देखना है कि अपर जो में और नीचे के जो में कितने हैं ये, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ध्यान से मैं आपको कराता हूं। अभी मैंने आपको रेमस बोला, रेमस होता है हाफ, यानी कि लास्ट यूनिट। 4 यूनिट हो गई ना हमारे में, 8 टीथ जो यहां पर हैं वही 8 इधर हैं, वही 8 इधर हैं, वही 8 इधर है, ठीक है ना। तो एक यूनिट बन गई ना, इसको बोलते हैं रेमस, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मेरे साथ लिखो, नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ ऑन अपर रेमस, नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ ऑन अपर रेमस, ठीक है। और यहां पर इसके नीचे क्या आ जाएगा? नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ ऑन लोअर रेमस, नीचे वाले पे। देखो इधर के 8, मतलब इधर का अपर रेमस और ये लोअर रेमस, लेकिन ये दो है ना, इधर भी है इधर भी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। दैट इज द डेंटल फॉर्मूला। ये क्या बन गया? डेंटल फॉर्मूला। समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अरे देखो ना, अगर मान लो ये हमारा एक जो है, ये लो, ठीक है। तो ये यहां पर हाफ हो गया ना, तो अपर रेमस ये हो गया, ये लो, ये अपर रेमस हो गया, ये लोअर रेमस हो गया, ठीक है ना। यहां पर कौन है? इंसीजर। ये लो मैं यहां पे ये बना देता हूं, ये 2 इंसीजर होते हैं, ठीक है। चलो ब्लैक से बनाता हूं, आपको समझ आएगा। ये लो, ये हमारा अपर जो हो गया बच्चों, अपर जो बोन हो गई,
ये हाफ हो गया, तो 2 रेमस हो गए, राइट और लेफ्ट। ठीक है, चलो देखो, ध्यान से देखना आप, ये हमारा टीथ कौन सा है, ये वाला इंसीजर, फिर से इंसीजर, फिर ये कैनिन होता है, नुकीला सा ऊपर की तरफ निकला हुआ इस तरह से, ठीक है ना, कैनिन। फिर कौन है, प्रीमोलर, फिर कौन आएगा, प्रीमोलर, ठीक है ना, ये लो, ये हो गया हमारा प्रीमोलर। तो देखो अब हम क्या पढ़ रहे थे, डेंटल फॉर्मूला। क्लियर दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर हो गई, ठीक है, और फिर आ गई हमारी 3 मोलर, 1 2 और ये 3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 8 टीथ एक साइड पर हो गए, और ये 8 इधर है, देखिए आई आई, सी, पी, पी, एम, 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 सही है ना, ICPM, ये ह्यूमन का बनाया है मैंने। अब ये जो 8 है यही इधर है और यही नीचे वाले जो पे हैं, तो हमें क्या करना है, देखो अपर रेमस पे लिखना है कितने हैं, और अगर आपसे कोई पूछ ले ICPM ऑन अपर रेमस, ICPM ऑन लोअर रेमस मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज द डेंटल फॉर्मूला। समझ आ गया ना आपको, क्लियर सा, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, ठीक है, चलो, तो हम कुछ एक ऑर्गेनिज्म का डेंटल फॉर्मूला कंसीडर करते हैं। बहुत ध्यान से आप अब सुनेंगे, क्योंकि बच्चों जितना सिंपल क्वेश्चन हमें देखने में लगता है उतना सिंपल होता नहीं है, और ये डेंटल फॉर्मूला जो ह्यूमन का है बहुत कंफ्यूज करता है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, चलो अब मैं बात करता हूं ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। देखना अभी, क्योंकि ह्यूमन में 3 फॉर्मूले बनते हैं लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। चलिए, इन ह्यूमंस, ठीक है बच्चों, ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस आई, कौन कौन सी, देखो, चाइल्ड, बच्चे के अंदर, फिर आया बच्चा था जो, ठीक है ना, 5 से 7 साल तक का जो बच्चा है वो, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एडोलोसेंट, 17 साल के बच्चे की, चाइल्ड के बाद एडोलोसेंट, ठीक है, और फिर बात करेंगे एडल्ट की। तो 3 कंडीशन आ गई, 3 कंडीशन आ गई ह्यूमन के अंदर, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि जब वो छोटा बच्चा था, जब वो एडोलोसेंट कंडीशन में गया, और जब वो अडल्ट हो गया, यानी कि फुली फॉर्म्ड, उसकी पूरी ग्रोथ हो गई। तो आपको मैं बता दूं, चाइल्ड के अंदर जितने होते हैं 20 टीथ होते हैं, 20। एडोलोसेंट मैं लिख देता हूं यहां पे 17 ईयर्स, ठीक है, इसके अंदर होते हैं बच्चों 28, ठीक है, ये याद रखना है आपको, 28, और इसके पास होते हैं 32, यानी कि आफ्टर 22 की एज के बाद, ठीक है, इसके पास टोटल टीथ होते हैं 32। अब समझ आया, डिफरेंस समझ आया। तो इनके फॉर्मूले में भी डिफरेंस होगा, कैसे होगा, लिखो मेरे साथ, 5 साल, बिलो 5 ईयर कर दो यहां पर, बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। इसका डेंटल फॉर्मूला क्या है, लिखो 2102 2102 अपॉन में 2102 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। कैसे सर, देखो 2 इंसीजर, 1 कैनिन, प्रीमोलर एब्सेंट और मोलर 2, ठीक है ना, 2102, 2 3 और 2 5, 5 और 5 10, और 10 ही दूसरी तरफ, तो 20 हो गए टोटल। तो क्वेश्चन आता है कि बच्चे के अंदर कौन एब्सेंट होते हैं, तो बच्चों आप क्या कौन किस पे टिक कर देते हो, मोलर में, क्योंकि बड़ों के अंदर 3 मोलर होती हैं, लेकिन कंप्लीटली एब्सेंट कौन है, प्रीमोलर, ये ध्यान रखना है, ये पेपर में आता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर, इन चाइल्ड ऑल प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट। क्या लिखूंगा, ऑल प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट, दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। समझ आया बच्चों। अगर कोई कह दे कंप्लीटली एब्सेंट कौन है, तो प्रीमोलर, क्योंकि वो 0 है यहां पर, ठीक है। अगर कोई किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि
2 किसे रिप्रेजेंट करता है? तो इंसीजर को। ये 2 किसे रिप्रेजेंट करता है? मोलर को। ये 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? कैनिन को। ये 0 प्रीमोलर को। तो प्रीमोलर पूरे एब्सेंट हुए। अगर कोई पूछ ले बताओ बच्चे में कौन कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, तो सर ऑल प्रीमोलर, ठीक है ना, ऑल प्रीमोलर, यानी कि 8 के 8 प्रीमोलर, और लास्ट की एक एक जाड़, एक एक मोलर एब्सेंट होती है। तो 4 हो गई, 8 और 4 12, तो 32 में से 12 गए, 20 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं 17 साल के बच्चे की, एडोलोसेंट की। ठीक है ना, जो 17 साल का इंडिविजुअल होगा उसके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 21/22 अपॉन में 21/22। तो यानी कि यहां पर देखो कौन आ गया? प्रीमोलर आ गई, लेकिन ये हो गए मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है, क्लियर हो गए। अब क्या एब्सेंट रहा? देखो ये 3 3 होनी चाहिए, लेकिन 2 2 रह गई, 1 2 3 4, ये तीसरी रह गई, लास्ट रह गई, एक एक एब्सेंट। तो मैं यहां कहूंगा ऑल लास्ट मोलर, केवल लास्ट मोलर की बात है, लास्ट मोलर एब्सेंट। हर एक रैमस में से, हर एक यूनिट में से लास्ट मोलर एब्सेंट हो जाएगी, जिसे हम विजडम टूथ, अकल जाड़ बोलते हैं, क्योंकि वो 20-22 की एज के बाद आती है। ठीक है ना, केवल वो एब्सेंट होती है यहां पर। ठीक है, और इसमें डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अडल्ट में वो भी आ गई है, वो लास्ट मोलर भी आ गई है, इसलिए डेंटल फॉर्मूला हो गया 21/23 अपॉन में 21/23 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। ऑल टीथ्स आर प्रेजेंट। समझ आया बच्चों? ये ह्यूमन का है, डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। यहां पर प्रीमोलर भी हैं, और हमारी 12 की 12 कौन है? 12 की 12 कौन है हमारी? यहां पर मोलर भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहां पर हमारी 8 मोलर प्रेजेंट थी, तो 4 कम हो गई, तो 32 में से 4 माइनस करेंगे, 28 आ गया। और यहां पर हमारी क्या हो गई? हमारी 8 प्रीमोलर एब्सेंट हो गई, 8 प्रीमोलर एब्सेंट हो गई, और 4 हमारी मोलर एब्सेंट हो गई। तो 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला कौन सा है? अगर बच्चों क्वेश्चन आए ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला, तो ये है 21/23 21/23। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन आए कि ह्यूमन चाइल्ड का फॉर्मूला कौन सा है, तो ये आएगा 2102 2102। अगर क्वेश्चन आए एडोलोसेंट का, तो 21/22 21/22। इस तरह से याद रखना है आपको। समझ आया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए, तो ये तो था ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म का डेंटल फॉर्मूला और देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, आपने रटना है केवल। चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ एडिशनल, कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डेंटल फॉर्मूलाज कराता हूं। ठीक है, कुछ एक टर्म्स भी मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैट। डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैट, रैट का डेंटल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो लिखो मेरे साथ 1003 अपॉन में 1003 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि ना तो कैनिन्स हैं उसके पास और ना ही प्रीमोलर हैं। तो कितने हो गए बच्चों? 3 और 1 4। ठीक है ना, 4 4 8 और 8 दूनी 16। टोटल टीथ कितने होते हैं रैट के अंदर? हमारे पास 16। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट। ये 0 जो है एब्सेंट शो कर रही हैं, याद रखना कौन कौन है? कैनिन और प्रीमोलर, इंसीजर हैं और मोलर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या है? लिखो मेरे साथ 1003 अपॉन में 0003। समझ आया? क्लियर हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 2,
कितने बने, ये 2 कम हो गए इसमें से, तो कितने बने, इज इक्वल टू 14। हाथी के 14 दांत होते हैं। हाँ, टस्क जो है, टस्क जो हाथी का बड़ा दांत होता है बाहर की साइड, उसे बोलते हैं टस्क, वो मॉडिफाइड होता है। लिख लो, इन एलिफेंट टस्क इज अ मॉडिफाइड अपर इंसीजर। एक सेकेंड रुको बच्चों, टस्क क्या होता है, मॉडिफाइड अपर इंसीजर होता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको ध्यान नहीं देना, वो मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हाथी का डेंटल फॉर्मूला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, रैबिट का, रैबिट, रैबिट, क्योंकि रैबिट में एक वर्ड भी यूज होता है, रैबिट। रैबिट्स का डेंटल फॉर्मूला क्या है, रैबिट के अंदर बच्चों टोटल 28 दांत होते हैं और बेसिकली अनरूटेड होते हैं वो, ठीक है ना। तो 2033 होते हैं, 2033 अपॉन में 1023, 1023, क्लियर। यानी कि इंसीजर ऊपर 2 नीचे 1, कैनिन दोनों एब्सेंट, प्रीमोलर ऊपर 3 नीचे 2 और मोलर 3 तो टोटल कितने हो गए, 28, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया डेंटल फॉर्मूला, लेकिन एक वर्ड यूज किया जाता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं, जो छोटी छोटी डंडियों को पकड़ करके खाते हैं, जैसे कि रैबिट तो खाता ही है, आपको पता ही है। तो उन घास की, उन छोटे प्लांट्स की उन डंडियों को पकड़ने के लिए इनके दांतों के बीच में गैप होता है, जैसे कि देखिए यहां पे 0 हो गया, ठीक है ना। ये इंसीजर है, ये कैनिन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टेमा। क्या बोलते हैं, DIASTEMA, DIASTEMA, डायस्टेमा। ये वर्ड यूज किया जाता है, डायस्टेमा ऑफ रैबिट, ये वर्ड यूज किया जाता है। क्या होता है बच्चों, देखो ये एक गैप है, गैप, गैप बिटवीन किसके बीच में, इंसीजर एंड प्रीमोलर, क्योंकि कैनिन एब्सेंट है ना, इंसीजर आई एंड प्रीमोलर ऑफ रैबिट। रैबिट के अंदर इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में गैप होता है, उस गैप को डायस्टेमा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कैनिन जो है वहां से एब्सेंट होते हैं, और ये इसलिए होता है ताकि ये अपने फूड को, उन डंडियों को पकड़ के अच्छे से कुतर के उन्हें खा सके। समझ आया, होल्ड करने के लिए होता है। समझ आया बच्चों। अच्छा, और आप अच्छे से लिखना चाहो तो यहां पे नोट कर लो, अनरूटेड टीथ होते हैं, अनरूटेड, उनकी रूट जो है वो टाइटली अंदर पैक नहीं होती, ठीक है। चलिए, उसके बाद 2-3 मेरे साथ आप नोट लिखिए। एक ऐसा करिए, आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखवाता हूं, ठीक है। जो बच्चों अगर आपका रह भी जाए ना तो रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, उसमें से कर लेना, बस यहां समझो केवल आप, ठीक है ना। लेकिन नोट्स जरूर बनाने हैं सबने, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी चल रहा है, ठीक है। चलो देखो, नोट डालो, एक नोट नंबर 1, नोट डाल करके नंबर 1 पहला पॉइंट लिखो मेरे साथ, मैक्सिमम टीथ आर फाउंड इन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टीथ किस में होते हैं, मैक्सिमम टीथ किस में होते हैं, लिखो ऑर्गेनिज्म का नाम, ओपेसम, OPASSUM, कितने होते हैं इसके अंदर, 50 टीथ होते हैं, ठीक है। ओपेसम के बाद बच्चों नंबर आता है हॉर्स और पिग का, जिनके अंदर कितने होते हैं, हॉर्स एंड पिग कितने होते हैं, लिखो 44, कितने टीथ होते हैं, 44, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है डॉग। डॉग के अंदर होते हैं 42। हमें सबके टीथ से कोई मतलब नहीं है बच्चों, ये थोड़े थोड़े से पॉइंट हम इसलिए डाल देते हैं ताकि अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए इधर उधर से तो हम उसे कंसीडर कर सकें, कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए अब जो है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है एक्सपोज्ड टीथ। एक्सपोज्ड का मतलब पता क्या होता है? जैसे हाथी के बाहर दांत दिखते हैं ना, वो वाले एक्सपोज्ड टीथ। लिखिए मेरे साथ, ये हम दो में पढ़ते हैं। किस किस में? एक होता है वेलरस और एक होता है एलिफेंट। ठीक है, दोनों के अंदर ये जो एक्सपोज टीथ होते हैं कौन होते हैं? मॉडिफाइड इंसीजर होते हैं। कौन से? अपर इंसीजर। ठीक है ना? वेलरस का शायद कैनिन होता है, ये मैं चेक करके बताऊंगा। अपर कैनिन, हाँ, वेलरस के अंदर कैनिन और इसके अंदर होता है इंसीजर। अपर मॉडिफाइड अपर इंसीजर। ठीक है, और इसके अंदर होता है मॉडिफाइड अपर कैनिन्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्हें क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। एक्सपोज टीथ को क्या बोलते हैं? टस्क, TUSK, जो आपको हाथी के दांत बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द पल्प कैविटी ऑफ इंसीजर ऑफ रोडेंट्स एंड एलिफेंट। केवल इंसीजर की बात है। अगर हाथी का बाहर का दांत टूट जाता है तो वो दोबारा आ जाता है क्योंकि वो इंसीजर है। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी तो पता है ना, दांत के अंदर होती है। पल्प कैविटी ऑफ इंसीजर इन रोडेंट, यानी कि रैट। इन रैट, रोडेंट का मेंबर है रैट, एंड एलिफेंट एलिफेंट और रोडेंट्स के अंदर जो इंसीजर है वो उसको बोलते हैं रिमेन ओपन। रिमेन ओपन का मतलब क्या है? कि वो सारी लाइफ ग्रोथ करती रहती है। रिमेन ओपन, ओपन्स थ्रू आउट लाइफ। ओपन ऑल लाइफ लिख रहा हूं मैं, यानी कि उनके दांत जो हैं टूटेंगे, घिसेंगे तो वो दोबारा दोबारा आते रहेंगे। ठीक है ना? इसीलिए उनके दांत जो हैं कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं पूरी लाइफ। लिख लो, सो द टीथ ऑफ दीज एनिमल्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। पूरी की पूरी लाइफ ये डोंट भी हुए, है कि नहीं? क्लियर हो गया ना? चलो, ये हो गया बच्चों आपका। उसके बाद दो पॉइंट रह गए हमारे टीथ से रिलेटेड। दो पॉइंट रह गए हमारे टीथ से रिलेटेड। आज हम इतना ही करेंगे, हमारा टाइम भी हो गया है। वो दो पॉइंट आज हम पूरा करेंगे ताकि टीथ जो है कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है, एक तो है प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन के टीथ की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, ह्यूमन टीथ के लिए बच्चों क्या होता है? बेसिकली तीन प्रॉपर्टी यूज की जाती है। ह्यूमन टीथ के लिए तीन प्रॉपर्टी यूज की जाती है, वैसे चार होती हैं लेकिन तीन यूज की जाती हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको। ह्यूमन टीथ, लिखिए, फॉर्मूला हमने पहले कर लिया था। ह्यूमन टीथ जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लिखो। नंबर 1, थीकोडोंट। दो लाइन छोड़ के अगली प्रॉपर्टी लिखो, दैट इज हेट्रोडोंट। दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, दैट इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डाइफायोडोंट। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं, लेकिन एक और होती है बनोडोंट। एक और होती है बनोडोंट। ठीक है ना? जो हमने अभी पढ़ी भी है शायद।
हाँ हमने पढ़ी भी है, ठीक है ना, दैट इज बनोडोंट। आपको इन सब के मतलब पता होने चाहिए बच्चों। अक्सर ये बोलते तो हैं ये क्या होते हैं, लेकिन इनके मतलब नहीं पता होते। देखो आप इनके सामने लिखेंगे, मैं केवल आपको समझाऊंगा। थिकोडोंट का मतलब होता है अगर टीथ की जड़ें जो हैं, दांतों की जड़ें जो हैं, वो जो बोन के अंदर जो सॉकेट है, एल्वियोली है, उसके अंदर अगर धसी हुई हो, एम्बीडेड हो, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिकोडोंट। और ह्यूमन के अंदर ऐसा है। रूट्स ऑफ द टीथ आर एम्बीडेड इनटू जो सॉकेट्स ऑफ जो बोन। रूट्स जो हैं, रूट्स ऑफ टीथ एम्बीडेड, आप पूरा लिखेंगे, आर एम्बीडेड, EMBEDED, इन द सॉकेट, SOCKETS, सॉकेट्स ऑफ जो बोन। इस प्रॉपर्टी को जिस भी ऑर्गेनिज्म के टीथ की रूट जो बोन के सॉकेट के अंदर गई हुई होंगी, उस टीथ को कहेंगे थिकोडोंट, जो ह्यूमन का कैरेक्टर है। और इस सॉकेट को एल्वियोली ऑफ जो बोन भी बोलते हैं, एल्वियोली ऑफ जो बोन भी बोलते हैं। सही है। हेट्रोडोंट का मतलब है कि उसके माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट हों, डिफरेंट टीथ प्रेजेंट, है ना, क्योंकि हमारे अंदर 4 तरह के टीथ हैं, ICPM, ठीक है ना। और डाइफाइडोंट का मतलब है कि ह्यूमन के अंदर 2 सेट आते हैं टीथ के, 2 सेट्स ऑफ टीथ, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो इनकी डिटेल पता होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। अब कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए ऑप्शन में, तो आपको अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले वही टिक करना है। अगर तीनों का नहीं है, किसी 2 का है, तो आपको वो टिक करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बनोडोंट जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि राउंडेड कस्प होते हैं, राउंडेड कस्प, ठीक है ना। अभी हमने किया, पढ़ा भी था हमने, ठीक हो गया बच्चों। तो एक तो ये था कि ह्यूमन डेंटिशन कैसा है, थिकोडोंट है, हेट्रोडोंट है, डाइफाइडोंट है। एक वर्ड और ऐड कर लेना है, बनोडोंट भी है, ठीक है। चलो, तो ये ऐड हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक वर्ड रह जाता है हमारा लास्ट आज का वर्ड, दैट इज द कार्नाइज्ड टीथ, CARNISSED, कार्नाइज्ड टीथ, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नाइज्ड टीथ, CARNISSED, कार्नाइज्ड टीथ, ठीक है। मेंशन करते हैं, CARNISSED, कार्नाइज्ड टीथ। ये बच्चों जो प्रीडेटर होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, जिनको मांस नोच करके खाना होता है, जैसे कि आपने शार्प पॉइंटेड एंड भी, मार्जिन भी देखे थे, ठीक है ना, तो सकोडोंट के अंदर वो भी उन्हीं का कैरेक्टर है। तो कार्नाइज टीथ, देखो आपको यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी आई थिंक पीछे से, क्योंकि लाइट गई हुई है तो ये झूमर यहाँ लाइट मारता है। तो कार्नाइज्ड, CARNISSED, मैं पीछे देख लेता हूं, हाँ, कार्नाइज्ड टीथ। बच्चों कार्नाइज्ड टीथ पता क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं, एक्स्ट्रा शार्प और टेढ़े मेढ़े, ऊपर से ज्यादा ही प्रोजेक्टेड होते हैं। किसके लिए? और ये होते हैं हमारे होते हैं ये, हम अच्छे से बच्चों आप पढ़ना, इसको मैं बाद में कराऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। प्रीडेटर मैमल्स के अंदर जैसे कि टाइगर, लायन, डॉग्स होते हैं, उनके प्रीमोलर और जो मोलर्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अपर प्रीमोलर और लोअर में मोलर, वो बड़े और तीखे हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं करता हूं, लिखता हूं यहां पर, इन प्रीडेटर एनिमल्स और कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होगा कार्निवोर जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना होगा, किसी का जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का मांस जो है फाड़ करके, नोच करके खाना होगा, ठीक है ना। तो उनकी जो प्रीमोलर और मोलर हैं, प्रीमोलर और मोलर हैं, वो
एक्स्ट्रा डेवलप्ड होती हैं, वो कैसी होती हैं? लार्ज एंड पॉइंटेड होती हैं, ताकि क्या हो, ऑर्गेनिज्म उसके अंदर फंस जाए ना, तो वो उसको नोच के फाड़ सके, ठीक है ना, और उससे अपना खाना ले ले। तो इस टाइप के टीथ को बोलते हैं कार्नाइज्ड टीथ, ठीक है ना। और कार्नेजियल टीथ किसके लिए होते हैं? टीयरिंग के लिए। कार्नेजियल टीथ, CARNASSIAL, कार्नेजियल टीथ, ठीक है ना। ये कार्नेजियल टीथ कहलाते हैं, जो एक्स्ट्रा लार्ज हैं और पॉइंटेड हैं, ताकि वो, और कौन से? प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, उसको नोच के, उसको फाड़ के खा सके। इनका फंक्शन क्या हुआ? टीयरिंग। किस में मिलेंगे? ये मिलेंगे प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म में और जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो जो कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म है उनके टीथ कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, तो कार्नेजियल टीथ आपने नोट कर लिया, इसका एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, इसका एक क्वेश्चन लिखिए। इन कार्निवोर्स एनिमल्स, या टीथ्स ऑफ कार्निवोर्स आर, टीथ्स ऑफ कार्निवोर्स, CARNIVOROUS, कार्निवोर्स आर। दे दिया क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन दे दिए, A, B, C और D, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है सकोडोंट, सकोडोंट। दूसरा ऑप्शन है बच्चों कार्निजल टीथ, CARNISAL, कार्निजल टीथ। तीसरा ऑप्शन है हमारा एक्स्ट्रा या मोर डेवलप्ड कैनिन्स, मोर डेवलप्ड कैनिन्स। और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको लगेगा कि सकोडोंट तो होते ही हैं सर, क्योंकि उनके जो कस्प होते हैं वो शार्प मार्जिन्स होते हैं, ताकि वो मांस को नोच करके खा सकें, ठीक है ना। दूसरा कार्नेजियल, कार्नेजियल में क्या है, प्रीमोलर और मोलर जो है वो एक्स्ट्रा डेवलप होती हैं, ताकि वो उसको चबा सकें अच्छे से, काट सकें अच्छे से, फाड़ सकें, टीयरिंग कर सकें। मोर डेवलप्ड कैनिन्स, सांप है, या आपने देखा होगा कुत्ता है, उसके 2 दांत बड़े होते हैं, या आपने देखा होगा शेर है या टाइगर है, उसके वो कैनिन्स जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। पता क्यों होते हैं? अगर एक बार वो अपने फूड में लग गए ना, गड़ गए अच्छे से, और फूड अगर एस्केप, भागने की कोशिश करेगा, तो वो फट जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वो मोर डेवलप्ड कैनिन्स भी होते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी उनके पास हुई ना, तो आंसर आएगा बच्चों ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने टीथ पोर्शन को कंप्लीट किया।